अच्छा बेटा, अब जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक्स जो चैप्टर है इसके एमसीक्यूज़ अब हम देखने के लिए जा रहे हैं। वो एमसीक्यूज़ जो कि आपके एग्ज़ाम के हवाले से एग्ज़ाम के अंदर आते रहे। ये वो चैप्टर है जो कि बकौल आप लोगों के 10 मिनट में करा दिया गया था, लेकिन इसके अंदर चीज़ें इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं हैं। जो बेसिक्स हैं वो आप खुद ही यहाँ से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ द सिलेबस भी हैं, क्योंकि इसमें पुराने पास पेपर्स जो हैं उनके क्वेश्चंस भी डले हुए हैं। तो हम देखेंगे कि जहाँ तक डिस्कस हो सकते हैं वहाँ तक हम देख लेंगे, बाकी का चेक किया जाएगा क्या, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है द थर्मियोनिक इमिशन। क्या कह रहे हैं ये? थर्मियोनिक इमिशन है। थर्मियोनिक इमिशन का मतलब क्या है कि किसी मेटालिक प्लेट को हीट किया जाए और इस हीट करने से इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जाइज्ड होके इसकी बॉडी से क्या हो जाए, बाहर आ जाए। ये थर्मियोनिक इमिशन कहलाता है। व्हेन द फिलामेंट इज हीटेड, जब बल्ब का फिलामेंट जो होता है, ये बल्ब का फिलामेंट है, ठीक है, ये बल्ब है, इसका फिलामेंट जब हीट किया जाता है तो इसके हीट करने से अब बीम ऑफ टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रैवल करते हैं, इज इमिटेड फ्रॉम इट। इस फिलामेंट से बीम ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इमिट होते हैं। अब ये उनको कह रहा है टाइनी पार्टिकल्स कौन से हैं ये नहीं बता रहा। दीज पार्टिकल्स आर नोन एज, क्या मैं उनको प्रोटॉन कहता हूँ? तो अभी मैंने बताया था वो क्या होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन नहीं होते बल्कि वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। बीटा और अल्फा पार्टिकल्स भी नहीं होते, तो वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थर्मियोनिक इमिशन में इलेक्ट्रॉन की इमिशन होती है। अब ये कह रहा है द सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स नैंड गेट। तो आपको याद हो एंड के लिए ये डीप तरह का सिंबल आता है ऐसे करके। दो इनपुट हैं और एक क्या है आपके पास, आउटपुट है। आपके पास इनपुट मल्टीपल हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। मसलन एक गेट ऐसे भी बनाया जा सकता है कि यहाँ पे आपके पास एक से ज़्यादा इनपुट, लेकिन आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, सिंगल वन रहेगा। अगर मुझे किसी एंड गेट को नैंड में ट्रांसफॉर्म करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर दूँगा। यानी कि नैंड के एंड के ऊपर अगर मैंने एक सर्कल बना दिया तो ये सर्कल जो है ये नॉट को रिप्रेजेंट, नॉट ऑफ एंड कहलाएगा ये। तो नैंड जो आप बोलेंगे उसका सिंबल कैसे होगा, एंड। देखिए ये एंड है और इसके साथ नॉट लग जाएगा, तो ये दिस वुड बी द आंसर। सही, ये नॉट का सिंबल है, ये और का है और ये नॉर का है। एंड इसमें नहीं दिया हुआ। एंड का सिंबल क्या होगा, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से तो ये एंड बन जाएगा, हाँ, विदाउट सर्कल। अब कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग क्वांटिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, यू नो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग एनी क्वांटिटी, तो क्वांटिटी कैन बी ऑफ टू टाइप्स। क्वांटिटी कैन बी अ डिस्क्रीट और क्वांटिटी कैन बी अ कंटिन्यूअस। या तो वो डिस्क्रीट होगी और या फिर क्या होगी, कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब क्या है, जिसमें जंप्स मौजूद हो, जिसमें नंबर्स की मिसिंग हो, अंदर से नंबर दरमियान में क्या हो जाए, मिस हो जाए। कंटिन्यूअस क्वांटिटीज कैसी होती हैं, जैसे कि रियल नंबर्स जिसमें कोई मिसिंग ना हो, जिसमें कोई गैप ना हो, नो गैप इन बिटवीन दैट। समझ रहे हैं? लेकिन ये मैंने बता तो दिया है, आप समझेंगे कैसे? तो इसको समझने के लिए ना सबसे आसान तरीका जो होता है वो ये है कि मसलन मैं दो क्वांटिटीज खुद ही से कंसीडर करता हूँ। मसलन हाइट ऑफ अ पर्सन, एक बंदे की हाइट, और दूसरी क्वांटिटी में कंसीडर करता हूँ नंबर ऑफ। ये कंप्यूटर वाले जो हैं, ये कंप्यूटर के अंदर में इससे पहले ये चीज़ देख चुके हैं, लेकिन आप लोग जो कंप्यूटर के नहीं हैं वो उनको समझने के लिए, जैसे हाइट हो गई मेरे पास, और या फिर नंबर ऑफ फैंस कि कितने पंखे हैं। अभी बताओ हाइट जो है वो, अगर एक बच्चे की हाइट ऐसे है, अगर उसकी हाइट बढ़ रही है तो उसकी हाइट बढ़ के अगर यहाँ तक आ गई हाइट, तो बताओ उसकी हाइट कंटिन्यूटी के साथ क्या हुई होगी, इंक्रीज हुई होगी। एक एक पॉइंट जो है वो बीच में फॉलो करती हुई यहाँ तक पहुँची होगी। समझ रहे हो? क्या कोई नंबर इसमें मिसिंग है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी मेजरमेंट या ऐसी क्वांटिटी को हम क्या, कौन सी क्वांटिटी कहते हैं, कंटिन्यूअस क्वांटिटी कहते हैं। मसलन ऐसी क्वांटिटी जो कि मेजरेबल, जिसे नापा जा सके, मेजर करो, उस क्वांटिटी को हम कौन सी क्वांटिटी कहते हैं, कंटिन्यूअस क्वांटिटी। जबकि आपके पास डिस्क्रीट क्वांटिटीज जो होती हैं या एनालॉग क्वांटिटीज जो होती हैं, इसको मैं डिस्क्रीट भी कहता हूं, और ये डिस्क्रीट जो होती है
ये डिस्क्रीट जो है इसको मेजर नहीं किया जाएगा, इसको काउंट किया जाएगा, इसको मैं गिनूंगा। मसलन नंबर ऑफ फैंस, मैंने अभी बताया कि जैसे कि नंबर ऑफ फैंस इन अ रूम, अगर मैं कहता हूं इस कमरे में 4 पंखे, तो बताइए या तो 3 होंगे या 4 होंगे, 4 और या फिर 5 होंगे। बताइए 4 और 5 के दरमियान में 4.5 नहीं हो सकता। यानी कि तुम ये समझो कि ये नंबर्स जो हैं ये नेचुरल नंबर्स की तरह हैं, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3, 1 और 2 के दरमियान में जो नंबर्स हैं वो इंक्लूड नहीं है, तो बहुत सारे मिसिंग हो गए ना, गैप्स आ गए। जबकि कंटिन्यूस क्वांटिटीज ऐसी होती है जो मेजरेबल होती है। अब मसलन करंट मेजर कर रहे हो, करंट को मेजर किया जाता है। अब करंट की वैल्यू 2.12 भी हो सकती है, 2.13 भी हो सकती है, 2.112 भी हो सकती है, तो सारे नंबर्स आ गए ना, तो ये कंटिन्यूस क्वांटिटीज है। तो आपके पास मशीन्स जो होती हैं एनालॉग क्वांटिटीज कौन सी होंगी, जो कि मेजरेबल क्वांटिटी हो और कंटिन्यूस हो, क्या हो, कंटिन्यूस। अब देखो रैंडमली सेलेक्ट सेट ऑफ क्वांटिटीज, एनालॉग क्वांटिटीज जो होती हैं क्या सेट ऑफ क्वांटिटीज को रैंडमली तो नहीं सेलेक्ट किया, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डिस्क्रीट। तो एनालॉग क्वांटिटीज जो हैं वो अब बताइए यहाँ पे एनालॉग क्वांटिटीज के लिए हमने क्या कहा है, डिस्क्रीट, तो ये डिस्क्रीट लेवल के ऊपर आएंगी। हैज कंटिन्यूस सेट नहीं, और चौथा क्या है, डिस्क्राइब विथ फाइनाइट नंबर एंड मैथमेटिकल स्टेप्स। फाइनाइट नंबर भी नहीं आएगा आपके पास, नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं आप। तो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो होगा वो डिस्क्रीट लेवल के रिलेटिव, ठीक है। तो ये एनालॉग क्वांटिटीज हो गई। अच्छा, इन द लॉजिक गेट द टोटल नंबर ऑफ ट्रुथ टेबल एंट्रीज, अगर कोई लॉजिक गेट है उसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रुथ एंट्रीज फॉर 2 इनपुट, 2 इनपुट, अगर देखो अगर आपके पास 2 इनपुट, एक इनपुट ए है एक इनपुट बी है। अब अगर मैं लॉजिक गेट में 2 इनपुट के रिलेटिवली लेता हूँ, तो भाई देखो तुम्हें याद हो आप इसमें किया करते थे 0 0 1 1 0 1 0 1, यानी कि क्या क्या पॉसिबल, 2 इनपुट के लिए पॉसिबल इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो 0 0 होगा या फिर 1 0 या फिर 1 1। तो कितनी पॉसिबिलिटीज आई, 4। 2 इनपुट पे पॉसिबिलिटीज कितनी आई, 4। 3 इनपुट्स पे पॉसिबिलिटीज 8 आएंगी, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है 2⁻⁴ नंबर ऑफ इनपुट्स, समझ रहे हैं। यानी कि अगर 3 इनपुट हो ए बी सी हो, तो देखिए ए बी सी के लिए जो लिखा जाएगा ये कैसे लिखा जाएगा, इसके लिए लिखेंगे अगर 3 इनपुट है तो इसके लिए लिखा जाता है 0 0 0 0 1 1 1 1, फिर क्या आएगा 0 0 1 1, फिर 0 0 फिर 1 1, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे 0 1 0 1 0 1 और 0 1। यानी कि अगर 3 इनपुट आपके पास आए हुए हैं तो इनके कॉम्बिनेशन पे कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, 8। देखो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1, ये सारे हो गए। अब कोई अगर मैं कहूँ इन 8 के अलावा कोई नवा बताओ तुम जो कि डिफरेंट हो, तो तुम निकाल नहीं सकोगे। तो इसका फॉर्मूला 3 होंगे तो 8 हैं, 4 होंगे तो 16 है, 16 पावर। अब ये देखो 4 और 4 लग रहे थे ना, अगर आपके पास इनपुट्स में आए ए बी सी और डी, तो अब बताइए 4 का मतलब क्या हुआ, 16 इनपुट हुए ना, तो 16 का मतलब क्या हो गया कि 0 0 पहले कितने आएंगे, 8, और फिर 8 क्या आ जाएंगे, ठीक है। फिर 4 0 4 1 इवन, हाँ, फिर 4 0 फिर 4 1, फिर 2 0 फिर 2 0 2 1, फिर 2 करते रहेंगे, और फिर 0 1 0 1 0 1। अब जब तुम देखोगे तो कुल पॉसिबिलिटीज कितनी बनेंगी, 16। तो तुमसे क्या कह रहा था ये, तुमसे कह रहा था कि किसी लॉजिक गेट में, अब लॉजिक गेट्स क्या होते हैं जो 0 1 पे काम करते हैं, इज यूज टू इन्वर्ट द, सॉरी, इन लॉजिक गेट द टोटल नंबर ऑफ ट्रुथ टेबल एंट्रीज कितनी बनेंगी, अगर 2 इनपुट हो ए और बी हो तो कितनी बनेंगी, 4। 2 इनपुट पे 4, 3 इनपुट पे 8, 4 इनपुट पे, और अगर 1 इनपुट हुआ तो 2 होंगी। जोर से बोलो, होता क्या, जब आपके पास कोई स्पेसिफाइड गेट होता है ना, तो उस गेट के ऊपर आपके पास रिजल्ट्स डिफरेंट आ रहे हैं। मसलन मेरे पास एक गेट है एंड गेट, क्या है भाई, एंड। अब मैं एंड को ये चेक कर रहा हूँ
ये आ रहा है एंड गेट, और यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक बल्ब लगाया हुआ है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है बल्ब। मुझे ये चेक करना है कि ये बल्ब ग्लो कब करेगा और कब नहीं करेगा। तो बताइए ये इन दोनों इनपुट्स पे डिपेंड करेगा ना, है ना। अब तुम्हें पता है कि इसके ऊपर दिए जाने वाले इनपुट दो ही पॉसिबल हो सकते हैं, या तो 0 होगा और या फिर 1, क्योंकि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना, डिजिटल के अंदर दो स्टेट होती हैं, तो 0 या 1। अब बताओ इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, या तो ये 0 0 होगा, या फिर ये 0 1 हो जाएगा, फिर ये या फिर ये 1 0 होगा, या फिर 1 1, ऐसे ही आ रहा है। तो इसका तो क्या दो इनपुट है, ए और बी, और आउटपुट किस में दे रहा है, सी में दे रहा है। तो बताइए इस केस में आप करेंगे क्या। मैं इसका एक टेबल बना लेता हूं, ये कहलाता है ट्रुथ टेबल, जिससे इस बल्ब के पॉसिबल इनपुट्स के ऊपर पॉसिबल आउटपुट्स आ जाते हैं आपके पास सारे, पूरा सॉल्यूशन आ जाता है इस गेट का। नहीं समझे, जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन का एक सर्टेन सॉल्यूशन होता है ना, एक्स और वाई की वैल्यू, इसी तरीके से किसी भी सर्किट का एक सॉल्यूशन होता है। अब बताओ अगर इसमें दो इनपुट ए और बी हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 0 0 1 1 0 1 0 1 बन गया ये। अब बताओ अगर ये सी जो है वो कौन से गेट पे से आ रहा है, एंड पे, तो एंड गेट क्या था, मैंने आपको बताया था a मल्टीप्लाई बाय b होता है एंड। तो बताओ 0 0 पे आंसर क्या आएगा, 0 0 1 पे क्या आएगा, 0 1 0 पे क्या आएगा, 0 1 1 पे क्या आएगा, 1। तो अब ये आपके पास इस गेट का ट्रुथ टेबल आ गया, इस सर्किट का। अब बताओ ये सर्किट मुझे ये शो कर रहा है कि किसी भी इनपुट पे मुझे आउटपुट इजीली क्या कर देगा, ये बता देगा। कोई भी इनपुट ऐसा नहीं है जिसपे कुछ मिसिंग हो, यानी कि मैंने इस सर्किट को कंप्लीटली क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। समझ रहे हो। तो ये ट्रुथ टेबल कहलाता है, जो कि आपके पास ऑल पॉसिबल इनपुट्स पे ऑल पॉसिबल आउटपुट्स आपको दे देता है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज यूज्ड टू इन्वर्ट आउटपुट। अगर मेरे पास एक आउटपुट आ रहा है और मैं चाहता हूं वो आउटपुट इन्वर्ट हो जाए, उलट जाए, 0 आ रहा है तो 1 हो जाए, 1 आ रहा है तो क्या हो जाए, तो बताओ कौन सा गेट इस्तेमाल करना चाहिए, नॉट गेट। क्योंकि नॉट जो होता है वो ऐसा इन्वर्टर यूज होगा, जो भी गेट आएगा उसका गेट क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। समझ गए। और जो होगा वो क्या करेगा, ये एक ऐसा गेट है जब तक एक इनपुट 1 नहीं होगा आपको आउटपुट 1 नहीं मिलेगा। एंड गेट, नैंड नहीं एंड गेट ऐसा गेट है जिस पे जब तक दोनों इनपुट ऑन नहीं होंगे तब तक आपको ऑन नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप इनके टेबल्स बना लेते हैं तो इन दोनों को भी एक्सप्लेन किया। नॉर का मतलब क्या हो गया, और गेट बनाओ और उसको नॉट कर दो। सही। अब जरा देखें आगे, गिवन द सिंबल रिप्रेजेंट्स द वर्किंग ऑफ कौन, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन सा गेट होता है, ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कौन सा गेट है बेटा, नॉट। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट गेट। कहाँ, ये वाला नहीं, ये रहता ही रहता है, चाहे सर्कल हो चाहे ना हो। ये वाली सिंबल क्या कहलाता है आपके पास, नॉट कहलाता है। अगर नैंड बनाना है तो पहले एंड बनाओगे और फिर ये वाला सर्कल लगाओगे, ये हो गया नैंड गेट। और या फिर तुम इसको कैसे बना सकते हो, एंड गेट बनाओ यूं करके, इसका आउटपुट ये बाहर जा रहा है, इसके आगे क्या बना दो, नॉट। ये गेट और ये गेट दोनों क्या हैं, सेम है। समझ में आई बात बेटा, ये दोनों गेट्स क्या होंगे, सेम होंगे। नॉट ऑफ एंड या नैंड, या फिर और के आगे नॉट लगा देंगे या नॉट ऑफ आर कर देंगे, वो भी दोनों क्या होंगे। समझ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप। अब कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप याद है, उसमें क्या होता था कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप में, उसमें एक देखिए ऐसे होता था, यहाँ पे एक फिलामेंट था, यहाँ पे इसको पोटेंशियल दिया जाता था, कम पोटेंशियल देते थे, तकरीबन 12 से 14 वोल्ट तक देंगे। इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से थर्मियोनिक एमिशन में निकलेंगे, निकलने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाई पोटेंशियल प्लेट्स लगा देते हैं, पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है इसको, जो कि बहुत क्या होता है, हाई होता है। ये हाई यानी कि हज़ारों, तकरीबन 10,000 वोल्ट तक का इसको। अभी 10,000 वोल्ट क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्ट करेगा, इनको एक्सेलरेट करा देगा, तो ये एक्सेलरेटर कहलाता है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फोर्स से एक्सेलरेट कराएगा तो तेजी से इलेक्ट्रॉन आगे से गुजरेंगे यहाँ से। अब फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्लेट्स लगाएंगे, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगाएंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये जो डिफ्लेक्टिंग, वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, इनका काम क्या है, इस बीम को ऊपर या नीचे लेके जाना। और इसी तरीके से डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स आगे जाके हम ऐसे यूं लगा देंगे वर्टिकल, तो इसका काम क्या होगा, ये क्या हो गया भाई,
इसका काम क्या होगा, ये वाली डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वर्टिकल, देखो ये सीधी सीधी लगी हुई, यानी कि ये इस फॉर्म में लगी है, एक ऐसे लगी है, एक ऐसे रखी गई है, तो इसके दरमियान में से गुजरने वाला इलेक्ट्रॉन या तो लेफ्ट साइड पे घूम जाएगा या फिर राइट साइड पे। अगर ये पॉजिटिव प्लेट है तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से कहाँ घूम जाएगा, पॉजिटिव पे, और अगर यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन फिर किस तरफ इस तरफ घूम रहा होगा। तो वर्टिकल प्लेट्स इलेक्ट्रॉन को एक्स और वाई, वर्टिकल प्लेट्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या कराती हैं, एक्स और वाई एक्सिस में डिफ्लेक्ट करती हैं, और हॉरिजॉन्टल प्लेट्स जो होती हैं, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल लगी हुई है, ये ऐसे लगी हुई है हॉरिजॉन्टल प्लेट्स, समझ में आ रही है बात, ये ऐसे लगी हुई हॉरिजॉन्टल प्लेट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्स एक्सिस में डिफ्लेक्ट करेगा और ये वाई एक्सिस। तो अब आपसे ये कह रहे हैं कि नॉट द पार्ट ऑफ कैथोड, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स आगे जाएंगे तो आगे फ्लोरोसेंट स्क्रीन होता है, उससे टकराते हैं तो ग्लो। अब आप ये बताइए इलेक्ट्रॉन गन होती है, यकीनन ये इलेक्ट्रॉन गन ही कहलाएगी। एक मिनट में, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स भी हैं, ये दोनों डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स कहलाती हैं। फ्लोरोसेंट स्क्रीन होता है सामने वाला, तो ये तीनों चीजें हो गई। तो आर्मेचर याद करो, कल मैंने बताया था आर्मेचर क्या होता है। आर्मेचर क्या था, वो स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर वायर को लपेटा गया था। हाँ कहिए क्या कह रहे हैं। सर ये हॉरिजॉन्टल प्लेट पे क्यों अट्रैक्ट नहीं होते इलेक्ट्रॉन, कौन सी हॉरिजॉन्टल से अट्रैक्ट क्यों नहीं होते, ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्लेट से अट्रैक्ट होते हैं। वर्टिकल प्लेट की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉनों को एक्स एक्सिस में, अब बताइए अगर ये ऐसे, ये कौन सी है, ये पैरेलल प्लेट्स हैं, अगर इसके दरमियान में से इलेक्ट्रॉन गुजरेगा और इस पैरेलल प्लेट की एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो स्क्रीन के ऊपर कहाँ स्पॉट बन जाएगा, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ का मतलब क्या है, वाई एक्सिस में चला जाएगा। वोल्टेज कम करता जाऊंगा तो वाई एक्सिस का स्पॉट क्या होता जाएगा, नीचे आता जाएगा। और फिर ऑपोजिट करूंगा तो इसका मतलब क्या है कि जो स्क्रीन तुम्हारे पास बन रही है उसमें वो स्पॉट पहले यहाँ था, घूम के कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो वाई एक्सिस में स्पॉट की कंट्रोलिंग कौन सी प्लेट से हो रही होती है, वर्टिकल प्लेट, वो हॉरिजॉन्टल प्लेट से। और जो यहाँ पे प्लेट वर्टिकल प्लेट्स रखी जाती हैं आगे, उसके आगे वो, अब बताइए अगर इसमें पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन बीम राइट साइड पे डिफ्लेक्ट होगी। इसका मतलब क्या है कि स्क्रीन ऐसे है ना, राइट साइड पे डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है कि ये राइट साइड पे इस तरफ आ जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता पोटेंशियल कम करते जाएंगे, यहाँ पहुंचेगा और फिर इस तरफ। तो ये जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की, ये कौन सी प्लेट कंट्रोल कर रही है, एक्स एक्सिस यानी कि वर्टिकल प्लेट, और वाई एक्सिस के ऊपर कौन सी प्लेट कंट्रोल कर रही है, हॉरिजॉन्टल। ये जो टीवी होता है आपके पास, टेलीविजन, उसके ऊपर जो पिक्चर ट्यूब होती है, उसके ऊपर जो इमेज बनती है वो इसी के थ्रू बनती है कि एक्स और वाई प्लेट्स के ऊपर डिफरेंट वोल्टेजेस दिए जाते हैं, जिनकी बेस के ऊपर आपके पास क्या होता है, वो पर्टिकुलर इमेज जो होती है वो फॉर्म हो रही है। सही। अब आप ये खुद तुम्हारे समझ में आ गया ना कि प्लेट्स अगर वर्टिकल लगी हुई है, ये वर्टिकल दिख रही है ये प्लेट्स, जब ये प्लेट्स तुम्हारे पास वर्टिकल लगी हुई है तो ये लेफ्ट और राइट मूव करेगा। वर्टिकल प्लेट्स है ये लेफ्ट भी मूव करेगा और राइट भी मूव करेगा, जबकि दूसरी वाली ये क्या होगा, अप एंड डाउन मूव करेगा। समझ रहे हैं, उस इलेक्ट्रॉन की बीम को अप एंड डाउन मूव कराने के लिए आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली आपने प्लेट्स लगाए। अब देखो, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कैरी इलेक्ट्रिक चार्जेस, यूज्ड टू कैरी इलेक्ट्रिकल चार्जेस अक्रॉस द स्पेस इन द बल्ब। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, इस्तेमाल किए जाते हैं टू कैरी द चार्जेस। बताओ क्या बीटा होती है, सेल्फ इंडक्शन होता है, म्यूचुअल या थर्मियोनिक? वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप स्पेस के अंदर, यानी कि बल्ब की स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल चार्जेस को फ्लो कराते हैं? तो वो थर्मियोनिक इमिशन होता है ना प्रोसेस। फिलामेंट जो होता है वो क्या होता है, हीटअप होता है, हीटअप हो गया, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इमिट हो जाते हैं। आपके बात समझ में आ रही है? कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप, किसी स्पेस में या बल्ब के अंदर जो स्पेस है उसमें अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो वो किसकी वजह से मूव करेंगे, थर्मियोनिक इमिशन। अभी मैंने ये जो बताया था ये थर्मियोनिक इमिशन का ही तो प्रोसेस बताया था यहाँ पर। ये वाला ये प्रोसेस क्या था, थर्मियोनिक इमिशन था। ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है, करंट पास होके हीटअप होके इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर रहा है। सर म्यूचुअल इंडक्शन कब होता है? म्यूचुअल इंडक्शन कल बताया था आपको, ट्रांसफार्मर में होता है। Which of the following options correctly identifies the input values of the given norm?
अभी बताओ इसमें से वो कौन सी है जो कि इनपुट वैल्यूज ऑफ द गिवन नॉर सर्किट के लिए। अब ये बताइए कि आपके पास आंसर क्या आ रहा है, बताइए नॉर के अंदर आंसर 1 कब कब आता है। मैं क्या करता हूं, मैं ना ए और बी का पूरा बना लेता हूं सर्किट, ठीक है। क्या क्या होगा, 0 0 1 1, समझ में आ रही है बात, 0 1 0 1 यही होता है। अब और बनाओ, ए प्लस बी होता है, ये 0 होगा, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1। और नॉर का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी का क्या कर दो, प्राइम ले लो, उलट दो इसे, तो जो जो 0 है वो क्या हो जाएगा 1, जो 1 है वो क्या बन जाएगा 0 0 0। तो अब बताओ इसके अंदर आउटपुट 1 कब आ रहा है, जब ए और बी दोनों क्या हो, तो समझे, समझ में आया बात, तो ये सही। अब आपको नॉर दिया हुआ है, अब अगर ये कहता कि आंसर 0 आए, तो बताइए आंसर 0 कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज पे आ रहा है, 1 2 3, यानी कि ये भी इसके ऊपर भी 0 देगा, इस पे भी 0 देगा, इस पे भी, यानी कि 0 1 1 0 या 0 0, इन तीनों के ऊपर आंसर क्या दे रहा होगा 0, और सिर्फ एक पे आंसर क्या दे रहा होगा 1। थर्मियोनिक इमिशन व्हेन द फिलामेंट इज हीटेड, द बीम ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, कौन से होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखो एक ही तरह का सवाल कर रहा है, फिर क्या कह रहा है, बीम ऑफ कैथोड रेज passes through an electric field। कैथोड रेज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, और सीआरओ कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप में भी इलेक्ट्रॉन्स थर्मियोनिक इमिशन से पासिंग थ्रू द टू पैरेलल। अभी बताओ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रही है, यहाँ पे क्या चीज पास हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें से गुजरेंगे तो इनको कहाँ डिफ्लेक्ट करना चाहिए, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स। तो इनकी डिफ्लेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव, अपवर्ड्स। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे ना। तो देखिए इट विल बाउंस बैक, नहीं, इट विल पास अनडिफ्लेक्टेड, नहीं, इट विल बेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन। सही बात समझ में आई। अच्छा अब एक चीज समझो जो कि बहुत ही अहम और जबरदस्त चीज है, देख लो, ये कैथोड रेज है ना, अगर इसको काट के मैं लिखता कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट ऐसे गुजर रहा है। अब बताओ असल में डिफ्लेक्शन किस तरफ हो रही होगी, कन्वेंशनल करंट अगर ऐसे है तो डिफ्लेक्शन किन पे, कन्वेंशनल करंट पे होती है, इलेक्ट्रॉन्स पे। तो कन्वेंशनल करंट से पहले मैं क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जा रहे होंगे, उल्टा, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर आ रहे होंगे, नहीं, उल्टे आ रहे होंगे, वापस आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, दिस वुड बी द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट, कैथोड रेज। इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की डिफ्लेक्शन कहाँ होनी चाहिए, पॉजिटिव की तरफ। तो इसका मतलब क्या है, ये अपवर्ड्स होंगे लेकिन ये ऊपर की तरफ होंगे। अगर यहाँ पे लिखा है कन्वेंशनल करंट, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन बीम उस तरफ नहीं जा रही होगी, बल्कि वापस आपकी तरफ आके इधर निकल रही है। तो ये चीज जहन में रखिएगा कि कन्वेंशनल करंट और इसमें फर्क क्या है। एक तार है, एक वायर है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव कर रहे हैं, अपवर्ड्स। अभी बताओ इसके अक्रॉस जो फील्ड होगी वो क्लॉक होगी या एंटी क्लॉक होगी, तो बता सकता है, ऊपर की तरफ। थंब कहाँ रखेंगे, ऊपर की तरफ। अब जब ऐसे घुमाएंगे तो ये जो मैंने बनाई है एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही बन रहा है, राइट हैंड रूल लेंगे ना भाई। देखो इलेक्ट्रॉन्स किस चीज में ट्रेवल कर रहे हैं, तार में, तो करंट ट्रेवल कर रहा है। जब करंट तार में ट्रेवल करता है तो इसका मतलब क्या है, उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, तो व्हाट वी विल यूज, राइट हैंड रूल। तो बता सकता हूं ना मैं, लेकिन एक मसला है इसमें, मसला ये है कि राइट हैंड रूल में थंब जो होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि फ्लो ऑफ क्या होता है, करंट होता है। तो ये मैंने अंगूठा क्या रखा है, गलत रखा है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट कहाँ आ रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे थंब को कैसे रखना पड़ेगा, ऐसे। जब मैं यूं घुमाऊंगा तो डायरेक्शन उसकी क्या हो जाएगी, जस्ट ऑपोजिट, क्लॉकवाइज। समझ रहे हैं, तो इसको मैं क्या कहूंगा, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज।
ये क्वेश्चन अच्छा है। इफ द गेन कंट्रोल इज एट 2 वोल्ट, गेन कंट्रोल का मतलब क्या है, जो इनपुट आ रहा है आपके पास एक ऑसिलोस्कोप है, जो कैथोड रेज होता है ना, वो एक टेलीविजन की तरह होता है, और उसका काम क्या होता है, वोल्टेज को विजुअलाइज करता है, वो करंट को विजुअलाइज करता है, डिफरेंट टाइप की साउंड्स या एनर्जीज को विजुअलाइज कर रहा होता है, उसका पैटर्न बना रहा होता है। ठीक है, अब देखो 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, यहां पे अगर आप देखें तो ये इसकी सेंटर लाइन है, जो साइकिल बन रहा है वो ऐसे बन रहा है। बताइए जो अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स आ रहा है, ये वाई एक्सिस में डिफ्लेक्शन पे आ रहा होगा। तो बताइए ये जो ग्राफ बन रहा है ए ऐसे, इसकी पीक मैक्सिमम वैल्यू कहां पर आ रही है बताओ? इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ये कितने ब्लॉक्स पर आ रही है? 2 ब्लॉक्स। तो 2 ब्लॉक्स का मतलब क्या हुआ, एक ब्लॉक 1 सेंटीमीटर का है, और ये क्या कह रहे हैं, 1 सेंटीमीटर वाला जो एक ब्लॉक है वो कितने वोल्ट के बराबर है? तो ये अगर 2 हुआ तो टोटल कितना हो गया? 4 वोल्ट। तो इसकी पीक वैल्यू कितनी हुई? 4 वोल्ट। फिर ये यहाँ पे 3 2, यहाँ पे 2 होगा, 1 0, ये 0 वोल्ट, फिर ये -1 वोल्ट, और फिर यहाँ पे -2 वोल्ट। तो बताइए जो आपके पास वोल्टेज होगा उसको ये विजुअलाइज कर देता है, क्या उसको विजुअल आपको दिखा रहा होता वोल्टेज, समझ रहे हैं? और ये लास्ट द नेम ऑफ द गेट, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 वोल्ट हो जाएगा, जो इनपुट आपके पास दिया जा रहा है। यहां पे देखिए यही कह रहे हैं ना, फाइंड द पीक वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू बताओ, तो वो आपके पास क्या होगी? 4 वोल्ट होगी सबसे ज्यादा। लास्ट देखें, द नेम ऑफ द गेट रिप्रेजेंट्स इन द फॉलोइंग, इनपुट 0 0 पे क्या आ रहा है, और 1 1 पे क्या आ रहा है? 0। तो तुम खुद सोचो कि ये एंड को उलट दिया गया। अगर मैं एंड लेता हूं तो 0 0 पे एंड क्या देगा आपको? अगर मैं यहां पे एंड लिखता हूं यानी कि a मल्टीप्लाई बाय b, तो 1 1 पे 1, बाकी सारे क्या होंगे? तो इसका मतलब क्या है कि इस एंड को अगर मैं पलट देता हूं तो ये वाली सीक्वेंस आ जाएगी। तो ये जो 1 1 1 0 जो है ये कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा? नैंड। और अगर आप चाहें तो आप तमाम गेट्स बना के भी देख सकते हैं कि कौन से ट्रुथ टेबल में गेट्स तो आसानी से बना सकते हैं ना। तो आपको सारे गेट्स बनाने 2 इनपुट के लिए आपको आने चाहिए, और 2 ही इनपुट आ रहे होते होंगे। बस यही कर